सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी आंसर है वो फुल फ्लेज आंसर है। इतना आंसर अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा और आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है। और उससे पहले वीडियो को वॉच करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और क्वेश्चंस के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर्स हैं, तो आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में। इन सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कह लो, या फिर इन सेम क्वेश्चंस को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि आप एक्सप्लेन करके दिखाओ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व को। यानी कि नॉर्मल सा चीज़ है, आपको क्वेश्चन याद करने से पहले इस चीज़ को समझो कि बेसिकली आपका बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहता क्या है। तो जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है वो सीधी सी बात कहता है। वो कहता है कि एक एम्प्लॉय को आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग एज अ एम्प्लॉयज़ लेबर मार्केट में जाओगे तो आप लोग अपना सुख आराम ये सब चीज़ छोड़ के ही वेजेस के लिए काम करोगे ना। तो यानी कि अगर आप अभी 4 से 5 घंटा आराम करते हो तो तब आप वेजेस कमाने के लिए, कुछ पैसे अर्न करने के लिए 2 से 3 घंटे आराम कर पाओगे और बाकी का टाइम आप अपना वहाँ पे डिवोट करोगे। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर भी यही कहते हैं कि आपका लेजर और आपका वेजेस या फिर आपका मनी के बीच में एक आपका ट्रेड ऑफ होता है, जिसके लिए अगर आपको ज़्यादा मनी मिलेगी आप कम लेजर कंज्यूम करोगे। अगर आपको कम मनी मिलेगी तो आपका ज़्यादा लेजर एंजॉय करना ज़्यादा एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। जैसे कि अगर मैं आपको इन सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आपको दिख रहा है कि आपको सीधा सीधा 30 से 35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो आप कहोगे चलो ठीक है यार, एक आधा घंटा आराम कम कर लेंगे हम, पर पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। वहीं आपको दिख रहा है कि सेम काम के लिए आपको सिर्फ 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे कि यार इससे अच्छा तो मैं सो ही लूँ, 10 हज़ार के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा। ये चीज़ नॉर्मल हर एक कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में वर्ड्स यूज़ करता है। ठीक है। फिर मैंने बोला आपने इतना अच्छा खासा कमा लिया है कि अब आपको आराम ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। जैसे आपने बोला कि यार ऑलरेडी मैं इतना कमा चुका हूँ, अब मेरे को आराम चाहिए भाई। अब मेरे को जितनी मर्जी आप इनकम दे दो, मैं मोटिवेट नहीं हूँगा अपना आराम को छोड़ने के लिए। जैसे मैं बोलूँ आप 24 में से 24 घंटे आराम करो, नहीं 24 से 24 घंटे काम करो, करोगे आप बोलोगे नहीं मैम इतना नहीं चाहिए, हमें कुछ घंटे आराम भी चाहिए। तो वही चीज़ आपको लेबर बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बताता है लेबर का। जैसे थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देता है, फिर मैं आपको इसका एक ग्राफ से समझाऊंगी। जैसे बोलता है द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर shows the minded relationship between the wage and the quantity of labor supplied. Normally, an increase in wage encourages workers to supply more labor. वही बोला मैंने आपको, जब आपका इंक्रीज इन वेज होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको इनकरेज करेगा कि आप ज़्यादा सप्लाई करो अपना लेबर को। फिर वहीं कुछ सर्टेन लेवल्स पे आपका इंक्रीज इन वेजेस भी ये कहेगा कि नहीं आप रिड्यूस ही करोगे लेबर सप्लाई को। जैसे मैंने आपको समझाया ना, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लेजर को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप चाहो कहोगे कि नहीं यार कुछ घंटे का आराम भी चाहिए। इसी को ही हम बैकवर्ड बेंडिंग आपका सप्लाई कर्व कहते हैं कि आप इंक्रीज ज़्यादा वेजेस को इंक्रीज कर दोगे तो एक टाइम के बाद लेबर सप्लाई बढ़ना कम हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि जब आपका लोअर वेज लेवल्स है तो उसमें आपका वेजेस जब राइज होती है तो वर्कर्स प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा काम करे, है ना, ताकि उनका इनकम इंक्रीज हो। फिर उन्होंने बोला ये आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है। वहीं पे वर्क इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द लेजर। ये मैंने आपको पहले ही पूरा थ्योरी में समझा दिया, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, कि आपका वर्क जो है वो आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो लेबर के बिहाफ पे, यानी कि आप लेजर को छोड़कर अपना वर्क को प्रेफरेंस दे रहे हो, इसका मतलब ये है। देन एज अ रिजल्ट लेबर सप्लाई इंक्रीजेस विथ वेजेस, आपका लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा वेजेस के साथ। फिर उन्होंने बोला बट वहीं जब आपका हायर वेज लेवल्स पे आप पहुंच जाओगे तो वर्कर्स अर्न करते हैं सफिशिएंट इनकम एंड प्रेफर मोर लेजर। तब वो आपका मोर लेजर प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे जब उनके पास अच्छी खासी इनकम ऑलरेडी है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग एक्स्ट्रास। उन्होंने बोला इन दिस केस इनकम इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, यानी कि सुनो समझो इस चीज़ को, वो बोलना चाह रहे हैं कि अब इस वाले केस में जब आपका इनकम इफेक्ट प्रिवेल करेगा
तो आपका डिक्रीज इन लेबर सप्लाई होगा, ना कि आपका इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। यानी कि उन्होंने बोला आप हायर वेजेस, यानी कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आप वेजेस इंक्रीज भी करोगे तब भी आपका लेबर जो है वो डिक्रीज करेगा। कब? जब आपकी ऑलरेडी हाई वेजेस है। तो मैंने बोला लो वेजेस वाले केस में क्या होगा, जब आप वेजेस इंक्रीज करोगे तो आपका लेबर सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ये आपका हो रहा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? वो कहता है आप सब्सटीट्यूट ज़्यादा करो। जब आपको वर्क के लिए ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आप वर्क को ज़्यादा कंज्यूम करो और लेजर को कम कंज्यूम करो। इन दोनों को आप एक गुड के तरीके से समझोगे ना, लेजर को एक गुड समझो, वर्क को एक गुड समझो। तो वो बोल रहे, तो उन्होंने बोला द लेबर सप्लाई कर्व फर्स्ट स्लोप्स अपवर्ड, इसका मैं आपको भी डायग्राम बना के बताऊंगी, एंड देन बेंड्स बैकवर्ड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ वर्कर्स बिटवीन इनकम एंड लेजर। इसको एक बार समझो आप, उससे एक बार इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करो, तब मे बी आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड। को इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका डायग्राम विल लुक लाइक दिस। सी, प्लीज इग्नोर माय बैड ड्राइंग। this is your axis, this is your y axis, and the previous one was your x axis. Okay, give me a second. देन आप यहाँ पे क्या शो आउट करोगे? यहाँ पे आप लेबर को शो आउट करोगे, यहाँ पे आप वेज रेट को शो आउट करोगे। जितनी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की समझाई थी ना, उतनी चीज़ अगर ध्यान रख लोगे ना तो आपका चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, आप वैसे सप्लाई को कैसे दिखाते हो? आप सप्लाई को नॉर्मली ऐसे दिखाते हो, डिमांड को नॉर्मली ऐसे दिखाते हो। अब आपका ये चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप नॉर्मली एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व के तरीके से बना दो ऐसे, ठीक है? इसको इंडिकेट कर दो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ठीक है? फिर इसमें आप ऐसे दिखा सकते हो, देखना ध्यान से देखना, जैसे जैसे आपका, एक सेकेंड मैं एक बार आपका कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। लेट मी टेक इट ब्लू। देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपकी वेजेस इंक्रीज़ कर रही है, अगर मैं इस वाली लेवल पे बात करूँ, जब आपकी वेज एक लेवल पे इंक्रीज़ कर गई तो आपका जो सप्लाई है वो ऑलरेडी डिक्रीज़ हो गया इंक्रीज़ होने की जगह पे। सॉरी, देख रहे हो आपका सब, जैसे जैसे आपका वेजेस इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपका सप्लाई इंक्रीज़ होने की जगह यहाँ पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। इसी चीज़ को हम बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहते हैं। यानी कि जब आप एकदम से इतनी ज़्यादा वेजेस को इंक्रीज़ कर दोगे तो इंडिविजुअल डीमोटिवेट हो जाएगा और ज़्यादा काम करने के लिए, और वो कहेगा नहीं, ही वांट लेजर नाउ। समझ में आया या नहीं आया इतना? पक्का? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं इसको आपको सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट शो आउट करके दिखाऊं तो आप ऐसे कर लो, जहाँ से आपका एक कर्व आया है ना, इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लो एक अच्छे तरीके से, फिर यहाँ से आप एक लाइन खींच लो ऐसे। इसके ऊपर जो होगा वहाँ पे आपका इनकम इफेक्ट, अगर मैं इसको वेजेस के तरीके से ले लूँ, ये वेजेस 1 हो गया, और अगर मैं इसको ऐसे नीचे दिखा दूँ तो ये मेरा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, तो ये मेरा लेबर हो गया, ठीक है? इसके ऊपर आपका इनकम इफेक्ट प्रिवेल करेगा, जो भी हमने पीछे पढ़ा, जहाँ पे आपका वेजेस इंक्रीज हो जाएगा, किससे? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। और जो फर्स्ट वाला है इसमें आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्रिवेल करेगा इनकम इफेक्ट से। एनी डाउट इन दिस नाउ? मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। इस वाली चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एग्जाम में एज इट इज़ बना के आने और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इससे पहले की थ्योरी का करने लिया तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसकी पीपीटी चाहिए, ये वाली पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल देन प्रोवाइड यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी टेक रेड अगेन। ओके, सो ये आपका क्वाजाई रेंट की बात कर रहा है। अगेन पहले क्वेश्चन की थ्योरी पे आने से पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्वाजाई रेंट होता क्या है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊं तो मैंने बोला कि जब आपके हाउस या प्रॉपर्टी के रेंट इंक्रीज करते हैं तो आपको एकदम से बहुत शॉर्ट रन में प्रॉफिट होता है,
समझ रहे हो? प्रॉफिट कैसे होता है कि यार एकदम से ना बहुत सारे हाउस या बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिकना स्टार्ट नहीं हो जाती, आपका धीरे धीरे लॉन्ग रन में जाके प्राइसेस नॉर्मलाइज पे आते हैं, बट वैसे इन शॉर्ट में आपको एकदम से प्रॉफिट होता है। जो ये वाला प्रॉफिट के चांसेस आपके लिए बनते हैं ना, यही आपका क्वाजाई रेंट है। यानी कि शॉर्ट रन में जो आपको रेवेन्यू जनरेशन का चांस मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका सप्लाई कम है, वो आपका क्वाजाई रेंट है। उस प्रॉफिट को आप क्वाजाई रेंट कहोगे, उस रेवेन्यू को आप क्वाजाई रेंट कहोगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये नाम तो रिलेट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का टर्म ऐसे ही होता है, आप इसको ऐसे ही समझो कि जहाँ पे आपको एकदम से गेन हो रहा है वो भी किस में, मैन मेड फैक्टर्स में, जैसे मशीनरीज हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, उनमें, तो वो आपका क्वाजाई रेंट होगा। अब इसको एक बार थ्योरी से समझो। इन्होंने बोला कि क्वाजाई रेंट इज द टेम्पररी सरप्लस। मैंने वो बताया ना, टेम्पररी सरप्लस ये कहाँ पे होगा, ये आपका शॉर्ट रन में होगा। टेम्पररी सरप्लस इनकम earned by a factor of production whose supply is fixed in the short run, जिसका सप्लाई आपका फिक्स्ड है शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल सी चीज़ देखो, प्रॉपर्टी एकदम से नहीं बढ़ सकती ना। प्रॉपर्टी छोड़ो, आप कोई बड़ी सी मशीनरी की बात कर लो, उसका भी सप्लाई आप एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट रन में उनका सप्लाई आप फिक्स्ड मानते हो। इसको अपने माइंड में बिठा लो। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजाई रेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एल्फ्रेड मार्शल। ये आपने याद रखोगे कि एल्फ्रेड मार्शल ने क्वाजाई रेंट का आपका कॉन्सेप्ट दिया था। इट इज़ मेनली अप्लाइड टू मैन मेड फैक्टर्स। जो मैं वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको एज इट इज़ यूज़ करने अपने एग्जाम्स में। इट मेनली अप्लाइज टू मैन मेड फैक्टर्स सच एज मशीनरीज, buildings, equipment, and you can also include properties as well. In the short run, द सप्लाई ऑफ दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी इंक्रीज। इनका सप्लाई एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते आप शॉर्ट रन में। वे डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट राइजेज, जब उनकी डिमांड जो है वो राइज करती है शॉर्ट रन में, देन द अर्निंग ऑफ सच फैक्टर्स एक्सीड देयर वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला ना कि आपका एकदम से डिमांड रेज करेगी तो वो आपको हायर प्राइजेस दे के जाएगी, तो वो हायर प्राइजेस जब दे रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है तो ऑटोमेटिकली हायर हो गया कि नहीं हो गया प्रॉफिट। तो वो कह रहे हैं आपकी अर्निंग वेरिएबल कॉस्ट से हायर होगी। दिस एक्सेस अर्निंग ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज आपका क्वाजाई रेंट। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी मैं आगे और बताती हूँ। देन क्वाजाई रेंट इज टेम्पररी इन नेचर। मैंने ये पहले ही बता दिया आपको कि टेम्पररी होता है नेचर में। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में मैं वही बोलूँगी, जो चीज़ शॉर्ट रन में सप्लाई आपकी फिक्स थी वो लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाएगी। ये तो आप पढ़ते ही आए हो अभी तक कि लॉन्ग रन में आपका हर एक चीज़ का सप्लाई, हर एक फैक्टर भी आपका वेरिएबल हो जाता है, यानी कि सब चीज़ चेंज हो सकती है। तो द सप्लाई ऑफ मैन मेड फैक्टर्स बिकम इलास्टिक। लॉन्ग रन में वो इलास्टिक बन जाते हैं, यानी कि बढ़ा लो आप सप्लाई जितना आपको बढ़ाना है। न्यू मशीनरीज आर प्रोड्यूस, न्यू मशीनरीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, उनका कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है, और क्वाजाई रेंट जो है वो आपका डिसअपियर कर जाता है। ये याद रखना, डिसअपियर कर जाता है लॉन्ग रन में। एंड देयरफॉर जो आपका क्वाजाई रेंट है वो डिफर करता है इकोनॉमिक रेंट से, इसलिए क्वाजाई रेंट अलग है इकोनॉमिक रेंट से, जो कि परमानेंट होता है। इकोनॉमिक रेंट आपका परमानेंट होता है और जो क्वाजाई रेंट है वो आपका टेम्पररी है, ठीक है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखूँ तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि शॉर्ट रन में आपका जो क्वाजाई रेंट है वो प्रेजेंट है, और लॉन्ग रन में आपका क्वाजाई रेंट अवेलेबल नहीं होगा, वो डिसअपियर कर जाएगा। ओके, अगर मैं इसके फॉर्मूला के थ्रू आपको बताऊं तो इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक सी चीज़ कह रहा है। वो कह रहा है कि ये आपका टोटल रेवेन्यू, जितना आपको टोटल रेवेन्यू है उसमें से जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आपका क्वाजाई रेंट आ जाएगा। अब ये ध्यान से समझना, ये वही चीज़ है जो आप ऊपर थ्योरी में पढ़ के आए हो। वो वही कह रहे हैं कि आपको टोटल रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट होगा वेरिएबल कॉस्ट से। ये जो मैंने आपको ये वाली लाइन में बताया था, ये एक्सीड करेगा ये वेरिएबल कॉस्ट से। तो वही वो चीज़ कह रहे हैं कि वो आपका टोटल रेवेन्यू से जितना एक्स्ट्रा इनकम आपको हुई वही क्वाजाई रेंट है। यानी कि जब आपने वेरिएबल कॉस्ट हटा दी तो जो एक्स्ट्रा इनकम आपके पास, एक्स्ट्रा रेवेन्यू बचा, वो आपका क्वाजाई रेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसका एक बार डायग्राम देख लो। ये पूरा का पूरा सफिशिएंट है आपका 5 to 10 मार्क्स के आंसर के लिए, ठीक है। इसका इससे समझना, एक काम करो, इसको ये हटा के क्वांटिटी ऑफ मशीन ले लो या फिर इक्विपमेंट्स ले लो, ठीक है। ये कर लो, फिर वही यहाँ पे जो प्राइस है वो भी आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की बात करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका ध्यान से डायग्राम को समझना बिना दिमाग इधर उधर दौड़ाए हुए, ओके।
ये भी D1 है। समझो इस चीज़ को। मैंने बोला ये जो आपका DD है ना, मैं यहाँ लिखते जाऊँ, तो जो आपका DD है ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन जो पहले था वो है, ठीक है। ये डिमांड कर्व है आपका जो स्टार्टिंग में इकोनॉमी के अंदर है, ओके। अब देखो जो आपका सप्लाई कर्व है वो इलास्टिक है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग रन की बात कर रहा है। पर स्टार्टिंग की बात करो तो जो P0 है ना, ये प्राइस है, ये आपका इनिशियल प्राइस है जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहा है, यानी कि ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था पहले, है ना, राइट। इसमें कोई डाउट? फिर आपका शॉर्ट रन में, ध्यान से समझना इस बात को, शॉर्ट रन में आपका प्राइस इंक्रीज करके P1 हो गया, ठीक है, क्योंकि आप एकदम से सप्लाई अपनी इंक्रीज नहीं कर पाए थे, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक सेकेंड, तुम्हारा इसमें सप्लाई इलास्टिक नहीं है बच्चा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपने बोला आपका प्राइस इंक्रीज कर गया, तो ये आपका सप्लाई कर्व पे ये वाला पॉइंट E1 अटेन कर गया, यानी कि E जो आपका प्रीवियस इक्विलिब्रियम था उससे ये E1 पे शिफ्ट कर गया, राइट। देन उसके बाद उन्होंने बोला इन लॉन्ग रन जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हुई, जब आपका डिमांड कर्व वापस से जो है आपका ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, तो उन सब फैक्टर्स की वजह से आपकी इकोनॉमी वापस प्रीवियस प्राइस पे आ गई, बट आपका सप्लाई जो है वो इंक्रीज ही रह गया। सो दिस इज़ योर प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ी रेंट। उसमें उन्होंने बोला कि आपका, ध्यान से इकोनॉमी को समझो, इकोनॉमी ने क्या किया, इकोनॉमी आपका E से E1 पे शिफ्ट करके गई, कब? शॉर्ट रन में, ठीक है। फिर उन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी E1 से E2 पे आ गई, कब? लॉन्ग रन में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो शॉर्ट रन में क्या हुआ, शॉर्ट रन में आपके प्राइजेस इंक्रीज करे, जिसने क्या चीज़ लीड करा, जिसने क्वाज़ी रेंट लीड करा, है ना। ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स आप समझ लो, ये सब चीज़ें आप एग्जैक्टली अपने एग्जाम्स में अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, ठीक है। उसने क्वाज़ी रेंट को लीड करा। फिर धीरे धीरे जब आपका लॉन्ग रन के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, तो इन सब चीज़ों ने क्या लीड करा कि लॉन्ग रन में आपके प्राइजेस वापस डिक्लाइन होके नॉर्मल पे आ गए, बट आपका सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गया। आया समझ में? तो यहाँ के बाद आप अपना E2 पे मूव कर गए इकोनॉमी में, ये आपका फाइनल पोजीशन है इकोनॉमी में। समझ में आया? और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी में आपका, आप X0 से X1 पे शिफ्ट कर गए हो, और प्राइजेस में आप लोग वापस P0 पे ही हो लॉन्ग रन में, बट शॉर्ट रन में आप P0 से P1 पे शिफ्ट कर गए हो। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी चीज़ आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, ये डायग्राम आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। आप इस एरो से भी बता के आ सकते हो कि आपका डायग्राम इधर शिफ्ट कर गया है, और ये क्वांटिटी आपकी यहाँ शिफ्ट कर गई है। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट प्रॉपर वीडियो के साथ दोबारा सॉल्व कर दूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना चाहते हैं कि आप डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को एक्सप्लेन करो, यानी कि उन्होंने आपको सीधा सीधा आई एम रियली सॉरी, उन्होंने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि आप डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये याद रखोगे आप, ये शुम्पीटर ने दी थी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। शुम्पीटर क्या कहना चाहते हैं, इसको भी आप पहले अंडरस्टैंड करो, ये चीज़ है क्या, ये थ्योरी कहती क्या। शुम्पीटर कहना चाहते हैं कि यार आप लोगों को जब भी इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा ना, यानी कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको इकोनॉमी के अंदर इनोवेशन लेके आना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं इनोवेशन के बाद ही आप प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, वरना आपका प्रॉफिट अराइज नहीं कर सकता इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सब चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है। सोच के देखो ना, जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करोगे, कुछ नई चीज़ लेके आओगे इकोनॉमी के अंदर, तो ही आपका
लाइक प्रॉफिट जनरेशन का चांस होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास मोनोपोली होगी। वो मोनोपोली की वजह से, मोनोपोली क्या होता है मैम? मोनोपोली होता है कि आप अकेले सेलर हो भाई उस चीज़ के। जैसे कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बंदा ही सेल कर रहा होता है ना उसको। उसके बाद जब और लोग उसका आइडियाज़ कॉपी करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो चीज़ इकोनॉमी के अंदर आती है। तो जब तक वो चीज़ दूसरे लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जब तक आप उसकी मोनोपोली इंजॉय कर रहे हो, यानी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये थ्योरी शुम्पीटर ये कहना चाहते हैं। बाकी इसको एक बार लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। अभी शुम्पीटर कहते हैं द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज प्रोपाउंडेड बाय जोसेफ ए शुम्पीटर। ओके, जोसेफ ए शुम्पीटर। देन इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं, गिव मी अ सेकेंड, ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ इनोवेशन। वही बात आ गई, प्रॉफिट आपका इनोवेशन से ही लीड होगा। प्रॉफिट अराइजेस ओनली इन अ डायनेमिक इकोनॉमी वेयर चेंजेस टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली। उन्होंने कहा एक डायनेमिक इकोनॉमी के अंदर ही प्रॉफिट हो सकता है जहाँ पे आपके चेंजेस रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली आते रहते हो, यानी कि इनोवेशंस आते रहते हो। इन अ स्टैटिक इकोनॉमी का मतलब बच्चा हो गया कि आपका कांस्टेंट इकोनॉमी है, तो उसमें देयर इज नो चेंज एंड ऑल फैक्टर्स आर परफेक्टली एडजस्टेड, प्रॉफिट कैन नॉट एग्जिस्ट। वही इन्होंने कहा अगर आपकी स्टैटिक इकोनॉमी है, कांस्टेंट इकोनॉमी है, तो आपका प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। समझ में? तो शुम्पीटर ने बोला, शुम्पीटर क्लियरली स्टेटेड दैट प्रॉफिट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रिस्क। उन्होंने बोला ये कोई रिस्क विस्क के रिजल्ट से नहीं आता भाई प्रॉफिट, ना किसी अनसर्टेनिटी या लक की वजह से जनरेट होता है, बल्कि ये क्लियरली आपका इनोवेटिव एक्टिविटीज़ के वजह से जनरेट होता है, जो कि कौन करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। समझ में आया? देन कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन इन्होंने कहने का चाहा कि इनोवेशन होता क्या है। तो इन्होंने बोला इनोवेशन रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्होंने कहा न्यू कॉम्बिनेशंस, कुछ भी न्यू आना चाहिए, है ना। इट डज नॉट मेयरली मीन इन्वेंशन। इसका मतलब सिर्फ इन्वेंशन से मतलब नहीं है कि आप कुछ नया इन्वेंट ही कर रहे हो, रैदर इट मीन्स द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। इसके अलावा इनोवेशन का मतलब आपका न्यू आइडिया से भी है। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर इनोवेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? देन हम कुछ फॉर्म्स पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इनोवेशन की कौन सी फॉर्म्स बताई हैं कि बेसिकली इनोवेशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इनोवेशन तो सबको समझ में आता है कि आप कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। देन नेक्स्ट ये बोलते हैं कि आप कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हो। वेरी सिंपल, इसका मतलब ये एक इनोवेशन है, आपने प्रोडक्शन का एक नया तरीका ही ढूंढ लिया, या फिर आपने कोई न्यू मार्केट ऑपरेट कर दी, ओपन कर दी, या फिर आपने कोई नया रॉ मटेरियल ढूंढ लिया जिसके थ्रू आप कुछ नया तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर कुछ न्यू कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हो सेम प्रोडक्ट, है ना। या फिर आपका कोई न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे हिसाब से इन पांचों पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सबको बहुत सिंपली समझ में आ जाना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ प्रॉफिट क्या है? नेचर ऑफ प्रॉफिट में बोलना चाहते हैं प्रॉफिट इज टेम्पररी। प्रॉफिट टेम्पररी है भाई, कुछ टाइम बाद लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली सब लोग उस चीज़ को जनरेट कर लेंगे और आपका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा और आपकी मोनोपोली पावर आपके हाथों से छिन जाएगी, जिसके वजह से आप वापस नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करने लग जाओगे। तो इन्होंने वही कहा, इसको स्टेप्स है एक तरीके से। प्रॉफिट इज टेम्पररी, इट एग्जिस्ट ओनली अंटिल द इनोवेशन रिमेन्स। इन्होंने बोला जब तक इनोवेशन रिमेन करती है एक्सक्लूसिव टू द एंटरप्रेन्योर, जब तक उस एंटरप्रेन्योर के हाथ में ही है वो। वंस अदर वंस इमिटेट द इनोवेशन कॉम्पिटिशन इंक्रीज। उन्होंने कहा एक जैसे ही दूसरी फर्म्स एंटर करेंगे कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, प्राइस जो है आपका फॉल करेगा, कॉस्ट आपकी इक्वलाइज हो जाएगी और प्रॉफिट आपका डिसअपीयर कर जाएगा। वही मैंने बोला ना कि ये शॉर्ट रन में होगा, लॉन्ग रन में और फर्म्स एंटर करके कॉम्पिटिशन को इंक्रीज कर देंगे तो आपका प्रॉफिट डिसअपीयर कर जाएगा। इसलिए थस प्रॉफिट कंटिन्यूज ओनली एज लॉन्ग एज द एंटरप्रेन्योर एंजॉयज अ मोनोपोली एडवांटेज। जब तक एंटरप्रेन्योर आपका मोनोपोली एडवांटेज इंजॉय करता है, जब तक ही उसको प्रॉफिट होता है उसकी इनोवेशन से। इज इट क्लियर? देन उन्होंने रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर बताया है। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है इस पर्टिकुलर थ्योरी में, उसमें वो बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो सेंट्रल फिगर है भाई। सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने पूरी की पूरी बात ही एंटरप्रेन्योर के ऊपर करी है। देन ही इंट्रोड्यूसेस इनोवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम। उन्होंने कहा एक एंटरप्रेन्योर ही है जो आपकी इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करता है और उसको डिस्टर्ब करता है, जो एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम है उसको।
देन द प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर हिज क्रिएटिविटी। भाई उसने जो क्रिएटिविटी यूज़ करी है, उसने जो जो दिमाग का इस्तेमाल करा है, ये प्रॉफिट उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड है उसके लिए। ये उसको रिवॉर्ड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस प्रॉफिट को, जो उसने क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव या फिर लीडरशिप का इस्तेमाल करा है कोई नई चीज़ जनरेट करने में। देन वंस इनोवेशन बिकम्स कॉमन, जैसे ये इनोवेशन कॉमन हो जाएगी, ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे इन्होंने जनरेट करा है, वैसे ही आपका इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट वैनिश हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शुम्पीटर की थ्योरी वैनिश हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर से। आपको बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इन 3 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लो। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के क्वेश्चंस करते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।